बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड्स में डिस्कस किया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। साथ में हम लोगों ने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड एंड सम ऑफ डिजिट मेथड को डिस्कस किया। और उससे रेलिवेंट जो एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं वो आप लोगों की होम असाइनमेंट्स थी। आई होप कि इन क्वेश्चंस में आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। एम आई राइट? किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? अच्छा, अब यहाँ पर ना एक बात आपने हमेशा याद रखनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन खुद से बता दे। अगर वो खुद से बता रहा है तो फिर तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताता, तो हमसे कहता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूले में रेजिडुअल वैल्यू का होना जरूरी है और हर एसिड की रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कह दिया जाता है द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड इज नील। किसी किस्म की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो कॉस्ट ही उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है। कॉस्ट ही उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। अच्छा, बाकी तमाम सिचुएशन में तो मसला ही नहीं है। जहां पे डेप्रिशिएबल अमाउंट यूज करनी होगी हम वहां पे कॉस्ट यूज कर लेंगे। मसला आता है यहां पर इस फार्मूले में कि अगर रेजिडुअल वैल्यू नील है और मैं जीरो डिवाइडेड बाय कॉस्ट कर दूं तो आंसर जीरो हो जाएगा मेरे पास। और जीरो का nth रूट लूं तो जीरो। 1 - 0 = 1, मतलब 100% डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर। तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं सारी की सारी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में ही चार्ज कर दूं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेजिडुअल वैल्यू नील आ जाए आप लोगों के पास, तो डेप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने रेजिडुअल वैल्यू को 1 रुपये कंसीडर करना है, जीरो नहीं कंसीडर करना। रेट की डिटर्मिनेशन के लिए, रेट को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने रेजिडुअल वैल्यू को 1 रुपये कंसीडर करना है। कब? जब आपके पास रेजिडुअल वैल्यू नील हो। ऑलराइट, कोई डाउट? अब आपके पास कोई ना कोई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा और उसके मुताबिक आप लोग जाकर अपने एसिड को डेप्रिशिएट कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगर यहां पे देखें ना तो रेजिडुअल वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सिर्फ रेट की कैलकुलेशन में यूज हो रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में यूज नहीं हो। अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में देखें तो आपको रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत है। ये देखें, इसके बगैर आप लोग अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप लोग बात करें यूनिट प्रोडक्शन मेथड की तो भी आपको रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत है। इसके बगैर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप लोग बात करें सम ऑफ डिजिट मेथड की तो भी आप लोगों को रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत है डेप्रिशिएबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो बाकी तमाम मेथड्स में रेजिडुअल वैल्यू का होना जरूरी है। लेकिन आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेजिडुअल वैल्यू जरूरी नहीं होती, क्योंकि मुझे डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे WDV ऑफ एन एसिड चाहिए। और WDV को कैलकुलेट करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू जरूरी नहीं, जबकि बाकी तमाम मेथड्स में हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट चाहिए होती है और डेप्रिशिएबल अमाउंट के लिए रेजिडुअल वैल्यू का होना जरूरी है। बात क्लियर है सब बच्चों को? जी, नेक्स्ट देखें। हम लोगों ने ये तमाम तर कैलकुलेशंस कर ली। आज जो हमारा फोकस है वो है डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। अच्छा, एक बात मैंने आपको इसके हवाले से बता दी। कंपनी की पॉलिसी, जब भी हम लोग कोई एसिड परचेज किया करेंगे ना तो सबसे पहला काम जो कंपनी ने करना है ना वो उसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखना है कि उस एसिड को हम लोग रिकॉग्नाइज कब करने जा रहे हैं। तो डेट ऑफ परचेज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं होगा। कि अगर मैं ये कहूं ना कि मैंने एक एसिड है मेरे पास और वो मैंने परचेज किया ऑन 1 जनवरी ईयर 1, लेकिन
उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीट हुई ऑन 1 मार्च ईयर 1, मतलब जनवरी एंड फेब का मंथ उसकी इंस्टॉलेशन होती रही। उसको अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए उसके ऊपर काम होता रहा। तो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो, क्या एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज है? क्या उससे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं? जबकि रिकॉग्निशन का पहला क्राइटेरिया क्या था? when future economic benefits associated with the item will flow to the entity। तो आपको तो जनवरी और फैब में बेनिफिट्स ही नहीं मिल सकते, तो आप अपने एसिड को 1 जनवरी को रिकॉग्नाइज नहीं करो। ऑलराइट, जब तक के एसिड अवेलेबल फॉर यूज ना हो। जब हम बात करते हैं ना अवेलेबल फॉर यूज, इससे मुराद होता है कि एसिड उस लोकेशन एंड कंडीशन तक पहुंच जाए जो इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है। अब लोकेशन तक आ गया, अब आपने ना उसको उस कंडीशन में लाना है when acid is capable of operating in the manner intended by management, कि जिस तरह से मैनेजमेंट चाह रही है इस एसिड को यूज करना, आपने उसको इस काबिल बनाना है। तो उसके लिए 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जो भी टाइम ड्यूरेशन लगे, उस टाइम के तमाम तर एक्सपेंसेस आप लोगों ने कैपिटलाइज करने हैं। आप लोगों ने रेवेन्यू नेचर के तौर पे उसको रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस क्या है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस है ना इससे रिलेटेड, वो तो आप ऐड करोगे, लेकिन आप पर किसी किस्म की कोई पेनल्टी पड़ जाती है, आपको किसी किस्म का कोई फाइन पे करना पड़ जाता है, आपसे आपकी गलती की वजह से किसी किस्म के कोई डैमेजेस हो जाते हैं और आप उनके लिए पे करते हो, तो वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेंगे, वो आपके एक्सपेंसेस हैं। ऑल राइट, तो एक कोई भी ऐसे चार्जेस वगैरह, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग बाहर से मतलब अदर कंट्री से कोई भी अपना एसिड मंगवा रहे हैं और वो आ रहा है थ्रू सी पोर्ट, मतलब बंदरगाह बहरी जहाज के जरिए आया, या इवन के चाहे एयरपोर्ट बाय एयर आया, किसी भी तरह से, जैसी एसिड वहां पे पहुंचता है ना, वहां पर वहां की जो भी अथॉरिटीज होती हैं वो हमें इन्फॉर्म कर देती हैं कि भाई आपका एसिड वगैरह हमारे पास आ चुका है। हम लोग जब जाते हैं ना अपने एसिड को लेने के लिए, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाती है, कुछ लीगल चार्जेस होती हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं, हमें जाके पे करना पड़ेंगी, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, कोई इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह हमें पे करना पड़ेंगे। जब तक मैं ये पे नहीं करूंगा, मेरा वहां से एसिड क्लियर नहीं हो सकता। इवन के उस एसिड को वहां से क्लियरेंस के लिए मुझे एजेंट को कुछ ना कुछ कमीशन भी पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाएगी। ये सारी चीजें ये मैंडेटरी हैं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं। लेकिन मैंने एसिड रिसीव करना था, मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपका एसिड आ चुका है और आप आके रिसीव कर लें विद इन 2 डेज, और मैं जा रहा हूं आफ्टर 10 डेज। अब एसिड तो मुझे मिल जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, मैं कमीशन भी पे करूंगा एजेंट को, कस्टम ड्यूटी भी पे करूंगा, इंपोर्ट ड्यूटीज भी पे करूंगा, लेकिन उन्होंने साथ में शामिल कर दिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस। मैंने उनसे पूछा कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों हैं? उन्होंने कहा ड्यू टू लेट डिलीवरी, डिले आप लोग आए, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ गए हैं, एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बने, क्योंकि वो मेरी अपनी गलती है। ऑल राइट, इसी तरह जब हम लोग कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस लोकेशन तक लाने के लिए, वो हम लोग ऐड कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाते हैं। इसी तरह लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनते हैं। लेकिन मेरे उस ट्रांसपोर्टर के पास लाइसेंस नहीं था और ट्रैफिक वालों ने उसका चालान कर दिया, और वो चालान भी मुझे पे करना पड़ गया। ये कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके हैं। अच्छा, एक तो ये होता है कि डेप्रिसिएशन पे एक पॉइंट आता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कहां से करेंगे? जब एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे, तब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। जब एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे, जब एसिड को परचेज किया ऑन 1 जनवरी,
जब एसिड रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करेंगे? तो आप जनवरी और फेब के मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करो। आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज है फ्रॉम 1 मार्च, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो फ्रॉम 1 जून। अब मुझे बताओ कि मैं उसको रिकॉग्नाइज 1 जनवरी को करूं, 1 मार्च को करूं, या 1 जून को करूं? 1 मार्च को, व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर। मैं कब यूज करता हूं, मैं प्रोडक्शन कब स्टार्ट करूंगा? अगर मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, मैं उसमें रहना कब स्टार्ट करता हूं? अगर वो बिल्डिंग फॉर रेंटल पर्पस है, उसमें टेनेंट्स कब आते हैं और उससे मुझे बेनिफिट कब से मिलते हैं, उसमें एसिड का कोई कसूर नहीं है। ऑलराइट, हमने देखना है व्हेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। हमने ये नहीं देखना व्हेन एसिड इज यूज, हमने ये नहीं देखना। बात क्लियर हुई है? अक्सर ऐसा होता है कि एसिड अवेलेबल फॉर यूज है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन आपने इफ्तिताह करवाना है। इफ्तिताह करवाने के लिए जिस मिनिस्टर को आपने बुलाना था उसके पास टाइम नहीं है, वो 1 महीने बाद पहुंचा है। आपने 1 माह उसका इंतजार करते रहे, एसिड एप्रिशिएट होगा उस वक्त। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो आपने एसिड को रिकॉग्नाइज करना है व्हेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। हाँ, अगर आप नहीं बेनिफिट लेना चाह रहे, उसमें एसिड का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसकी मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे आपके घरों में भी ये एसी वगैरह लगे हुए होंगे। क्या एसी हम 12 महीने यूज करते हैं? नहीं, सीजन के मुताबिक हम लोग चलते हैं। जब इसको डेप्रिशिएट करने लगेंगे, आपको क्या लगता है कि मैंने वो जो 5 to 6 मंथ्स गर्मियों के सीजन में इसको रन किया, क्या 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगे या पूरे साल की डेप्रिसिएशन? हालांकि पूरा साल तो यूज ही नहीं हुआ एसिड। सर्दियों के मंथ्स में इवन कि हमने उसको पैक किया हुआ था, अगर वो इन्वर्टर नहीं है तो हम लोगों ने उसको पैक किया हुआ था, हम तो यूज ही नहीं कर रहे होते थे। तो भाई एसिड अवेलेबल था भाई, आप लगा लो सर्दियों के मंथ में भी, ठंडी हवाएं ले लो, एसी ने मना किया है आपको? नहीं ना। अवेलेबल फॉर यूज है, आप करो यूज। भाई आप नहीं कर पा रहे, उसमें आपके एसिड का कोई कसूर, उसने डेप्रिशिएट होना है। बात क्लियर हो गई? मतलब अगर आपका एसिड आइडल रखा हुआ है कि किसी काम नहीं आ रहा और अवेलेबल फॉर यूज है, रिकॉग्नाइज भी कर चुके हो, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड के लिए आप उसको डेप्रिशिएट करो, एनी प्रॉब्लम? बात क्लियर? तो चाहे जो मर्जी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोग यूज करें, हर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हो, टिल द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, एसिड अपने आप का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देगा। लेकिन इसमें अब एक एक्सेप्शन है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नील भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। बाकी किसी भी मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीरो नहीं होने वाला। और वो मेथड कौन सा है? यूनिट प्रोडक्शन मेथड। कि इन केस ड्यू टू सम रीजंस आपने अपने प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसके बाद आ गया कोविड, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ठप हो गया, लॉकडाउन लग गए, और आपने पूरा साल किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्शन नहीं थी। अब अगर आपके पास होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, इवन के कोई प्रोडक्शन ना होती, डेप्रिसिएशन चार्ज करते आप। लेकिन अब क्योंकि आपकी कंपनी की पॉलिसी थी कि आप प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हो, और आपने किसी किस्म के कोई यूनिट्स अभी तक नहीं बनाए, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीरो हो जाए। बात क्लियर हो गई? अच्छा, कुछ ऐसी ईयर्स आएंगे जिनमें, या कुछ ऐसे एसिड्स होंगे जिनको हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसमें लैंड सबसे पहले नंबर पर है। क्या जब भी आपके क्वेश्चन में लैंड की बात आएगी ना, आपने लैंड को डेप्रिशिएट नहीं। ओके, रीजन, हमने लैंड को डेप्रिशिएट क्यों नहीं करना? अच्छा, कुछ ना बच्चों के जहन में ये बात आती है क्योंकि सर लैंड हमेशा अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती है, बहुत कम ऐसे लैंड हैं जो अपनी वैल्यू को डिक्रीज करें।
अदरवाइज लैंड अपने आप को अप्रिशिएट कर रही होती है तो हम लोग कहते हैं तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। हम उसको इसलिए नहीं डेप्रिशिएट करते क्योंकि वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रही है, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आपके बाकी तमाम एसिड्स की कोई ना कोई इकोनॉमिक लाइफ है, जबकि आपकी लैंड की इकोनॉमिक लाइफ नहीं है। ड्यू टू इनफाइनाइट लाइफ हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते। तो अगर कोई आपसे रीजन पूछे कि व्हाई लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, तो आपने बताना है ड्यू टू इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसमें लैंड भी डेप्रिशिएट होती है लेकिन वो R1 FAR का पार्ट नहीं। तो अभी के लिए आपने देखना है कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने जो एसिड को डेप्रिशिएट करना होता है ना, वो करना होता है टिल द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड। आपने कहा कि आपका एक एसिड है और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, कब तक डेप्रिशिएट करोगे? क्या फिर आप पे लाजिम हो गया है कि आप उसको डिस्पोज करो? नहीं, आप उसको आगे यूज कर सकते हो। आपने देखा आफ्टर 5 years एसिड इज इन गुड कंडीशन, या आप इस काबिल नहीं है कि आप न्यू एसिड परचेज कर सकें, रिप्लेस कर सकें उसको, आप पुराना एसिड अपना यूज करते रहो, लेकिन अब आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे। मेरी बात समझ आई है? आफ्टर एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। सपोज आपने कहा रेजिडुअल वैल्यू इज निल, कोई एसिड है उस पर आपने कहा रेजिडुअल वैल्यू इज निल। जब आप लोग लास्ट ईयर यूजफुल लाइफ के एंड पर जाओगे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी होगी? कॉस्ट के बराबर। उसकी WDV कितनी होगी? 0। अब अगर आप सपोज 6 ईयर के लिए उसको डेप्रिशिएट कर दोगे तो क्या आप कहोगे कि मेरे पास ये एक एसिड है जिसकी वैल्यू -20 है। क्या मतलब? एसिड भी ले जाओ, 20 रुपए भी मुझसे ले जाओ। इज इट पॉसिबल? इसीलिए डेप्रिशिएट नहीं करते कि हम लोग एसिड को कभी भी उसकी रेजिडुअल वैल्यू से नीचे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ अपनी रेजिडुअल वैल्यू पर रहेगा, रेजिडुअल वैल्यू से बिलो WDV नहीं आ सकती। मेरी बात समझ आएगी आप लोगों को? जी। नहीं, रेजिडुअल वैल्यू को कम नहीं करना, उसी को बेस बनाकर ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम लोग। मतलब अगर रेजिडुअल वैल्यू नील है तो वो 0 तक आएगा, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है तो वो 10,000 पर ही रिकॉर्ड रहेगा जब तक के मैं उसको डिस्पोज नहीं करता। आगे आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, चाहे रेजिडुअल वैल्यू कोई ना कोई अमाउंट है या नील है, हम इस बात से कोई कर सकते। बात क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? और सुनो, मेरे पास एक एसिड है जिसको मैंने परचेज किया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की इनिशियल मेरा एस्टिमेट था कि मैं इसके ऊपर 5 इयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 3rd ईयर के एंड पर उस एसिड एक्सीडेंट हुआ और वो एसिड डिस्ट्रॉय हो गया और मैंने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, डिस्पोज कर दिया, बेच दिया। क्या मैं 4th और 5th ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं उसके ऊपर? जब एसिड ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन क्या चार्ज करूं? क्लियर? तो मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर एसिड को उसकी यूजफुल लाइफ के एंड तक लेके जाना है, नहीं। यहां पर हमने देखना है कि एसिड को डेप्रिशिएट करोगे विच एवर इज अर्लियर, चाहे वो डिस्पोजल हो चाहे एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, इनमें से जो चीज पहले आ जाएगी वहां तक एसिड ने डेप्रिशिएट होना है। अगर, फिर से सुनो, एसिड की यूजफुल लाइफ है 5 साल, डिस्पोज कर दिया 3rd ईयर के एंड पर, डेप्रिशिएट 3rd ईयर के एंड तक होगा, 4th एंड 5th ईयर के लिए डेप्रिशिएट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यूजफुल लाइफ है 5 साल, मैंने डिस्पोज किया 7th ईयर के एंड पर जाकर, डेप्रिसिएशन 6th एंड 7th ईयर की चार्ज नहीं करूंगा, 5th ईयर के एंड तक की करूंगा। एनी प्रॉब्लम? ये रूल सब बच्चों को क्लियर? फिर कंपनी की पॉलिसी है, मेथड कौन सा यूज करते हैं, तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि हम लोग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा यूज कर रहे हैं।
यूजफुल लाइफ कितनी, तो ये एस्टिमेट होता है, क्वेश्चन में बताया जाएगा कि एसिड की यूजफुल लाइफ कितनी है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी, ये भी एस्टिमेट है, क्वेश्चन में ही बताएगा कि एसिड की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। बात क्लियर। अब बात आती है कि फुल ईयर डेप्रिशिएट करूं या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलूं, ये डिपेंड करता है डेट के ऊपर। आपने ये हमेशा ये वैसे क्वेश्चन में बताएगा कंपनीज पॉलिसी, तो अगर फुल ईयर डेप्रिसिएशन की पॉलिसी होगी तो वो बता देगा क्वेश्चन में कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, फिर चाहे जब मर्जी हो रहा। हम लोगों ने परचेज के ईयर में फुल ईयर डेप्रिसिएशन करनी है और डिस्पोजल के ईयर में किसी किस्म की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। फिर हम लोग डेट्स अगर गिवन भी हुई तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। मेरा पॉइंट समझ आया सब बच्चों को? और अगर आप लोग देख रहे हो कि आपको ईयर गिवन है, डेट है ही नहीं, तो क्या आप लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस अप्लाई कर सकते? नहीं, जब डेट का पता ही नहीं है तो कैसे करें? तो आप ऑटोमेटिकली सेम रूल के ऊपर चले जाए। लेकिन अगर डेट्स गिवन है और क्वेश्चन में रूल गिवन नहीं है तो आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही जाओ। बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने टाइम फ्रैक्शन लगाना है फर्स्ट ईयर के ऊपर कि अगर आपका एसिड परचेज हो रहा है ऑन 1 अप्रैल और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो मैं पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं फॉर 9 मंथ्स एसिड को फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएट करूंगा। फिर टाइम फ्रैक्शन हर हाल में लग जाएगा। किसी को डाउट? क्या सब बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? चले अब आते हैं यहां पर कि हमारी बुक में क्या कुछ मेंशन है। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड shall be recognized in क्या चीज भला? जो डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड हम लोग चार्ज करेंगे वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हम लोगों ने जाकर रिकॉर्ड करना है। फिर क्या कहता है? अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन अदर एसिड। बहुत बड़ा ट्विस्ट यहां पे मारा है। अच्छा, बड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा था। कहता है भाई जितनी भी डेप्रिसिएशन आएगी ना किसी भी एसेट की, वो आपने उठानी है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाके रिकॉर्ड कर देना। ये बात आपको भी समझ आ गई। लेकिन उसके बाद उसने कहा अनलेस, जैसे उसने कहा ना अनलेस मतलब कि एक्सेप्शन आ गई है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो होगा लेकिन मैं उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो हम लोग उसको कहां पे लेके जाएंगे? किसी दूसरे एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। और वो कब होता है? अब इसके लिए एग्जांपल सुनो। मैं ना एक कॉन्ट्रैक्टर और मैं कंस्ट्रक्शन का एक काम किया करता हूं। उसके लिए मेरे पास सारी मशीनरी वगैरह मौजूद है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है। मैं जैसे ही दूसरों के काम शाम करता हूं, कुछ ठेके वगैरह मिलते हैं, मैं उनकी बिल्डिंग्स ऑफिस वगैरह बनाता हूं, तो मैं बाकी एक्सपेंसेस के साथ साथ अपनी प्लांट एंड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है ना वो भी साथ में चार्ज करता हूं। मेरी बात समझ आई आप? जितनी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल मशीनरी मेरे पास होगी, लाजमी बात है वो डेप्रिशिएट तो होगी, कहीं पे भी यूटिलाइज करूंगा तो जब मैं किसी और के लिए काम करूंगा ना तो मैं वो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी या जितने भी वो व्हीकल्स वगैरह हों या जो कुछ यूज हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर, मैं एक्सपेंस आउट करूंगा। लेकिन मुझे अपना ऑफिस बनाना पड़ गया, तो अपने दूसरों के ऑफिस में बनाता हूं, क्या अपने ऑफिस के लिए मैं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा? नहीं, मैं खुद से काम करूंगा अपने ऑफिस में। जब मैं अपने ऑफिस में खुद से काम कर रहा हूं, क्या उसमें मटेरियल नहीं लगेगा? वो जो मटेरियल लगेगा वो उस मेरे ऑफिस की बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्या मैं उसके ऊपर लेबर नहीं लगाऊंगा? तो अब मैं लेबर को जितना पे कर रहा हूं वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरे कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ आई है? क्या उसके ऊपर मैं अपनी वो मशीनरी यूज नहीं करूंगा?
क्या वो अब डेप्रिशिएट नहीं होगी? होगी, लेकिन अब मैं एक्सपेंस आउट नहीं करूं। वो टाइम पीरियड, जितने अरसे तक मैं अपना वो ऑफिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे काम करता रहा, उस टाइम पीरियड की जो डेप्रिसिएशन होगी वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करूंगा, वो चार्ज करूंगा कॉस्ट ऑफ ऑफिस बिल्ड। तो यही बात कही गई है, अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट से मुराद कॉस्ट समझ लो भी, इन द कॉस्ट ऑफ एन अदर एसेट। अब मेरी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ना फॉर द ईयर, वो है 120,000 फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन कितनी है? 120। ऑलराइट। लेकिन इसमें से 4 मंथ्स में सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड के ऊपर काम करता रहा। तो अब जब मैंने जाके एट द एंड ऑफ द पीरियड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होंगी ना, तो इस डेप्रिसिएशन के 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 40, ये मैं कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाऊंगा। और जो रिमेनिंग 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस लेकर जाऊंगा। 80 रुपीज एज एन एक्सपेंस चले जाएंगे। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया है सर। किसी को डाउट? अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी बात सुने। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास ना 1,000 रुपया है, उससे मतलब अब्बू ने 1,000 रुपया पॉकेट मनी दी, आप 1,000 रुपया लेकर इधर आ गए, उससे आपने लंच किया। लंच करने पे ना आपके 300 रुपये लग गए। वो 300 रुपया आपका एक्सपेंस है, आपकी तरफ से कैश का आउटफ्लो। आपके पास वो जो 300 रुपये है ना वो आपका एक्सपेंस है। एम आई राइट? अच्छा, साथ ही मैंने आपसे कहा कि मुझे 500 रुपये उधारा तो दे दो। आपने मुझे 500 रुपये उधारा पे दिया। आपके पास कितने बचे? 200। आप क्या कहेंगे? 500 रुपये आपका एक्सपेंस है, क्या कहोगे? 200 कहां से रिसीवेबल है? 500 रिसीवेबल। तो क्या वो रिसीवेबल आपका एसिड नहीं है? क्या आपने एक्सपेंस तो नहीं चार्ज किया ना? सेम, हालांकि आपका कैश का आउटफ्लो था। आप अगर टोटल देखो तो आपका कैश का आउटफ्लो 800 रुपए का हुआ है, लेकिन आप एक्सपेंस कितना चार्ज कर रहे हो? 300 रुपीज। बाकी 500 कहाँ चार्ज कर रहे हो? एसिड के तौर पे, डेप्रिसिएशन के साथ भी बिल्कुल ऐसे। ऑलराइट, कि आपने ना अब अपनी उस डेप्रिसिएशन को देखना है कि अगर ये एसिड यूज हुआ है किसी और एसिड की कंस्ट्रक्शन में, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी ना वो उस एसिड की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। गॉट इट? और रिमेनिंग टाइम पीरियड एक्सपेंस आउट हो जाएगा और वो प्रॉफिट और लॉस का पार्ट। एनी प्रॉब्लम? तो अब जब भी कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करेंगे तो हम लोग इस चीज का भी ख्याल रखेंगे कि उसमें सिर्फ वो परचेज प्राइस और डिस्काउंट्स एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस नहीं, साथ में डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसिड्स भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब उसने भी आपको एग्जांपल के तौर पर सेम ऐसी ही कोई एग्जांपल दी। इफ मशीनरी मींस दैट हमारी पीपी का पार्ट है ऑफ द बिजनेस इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, the depreciation of such machinery arising during the construction period shall be in the cost of। सबको क्लियर है ये बात? अच्छा, अब बात आती है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कैसे करें। जो हमारे पास जर्नल मेथड है ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग का, तो आपको पता है कि एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट नेचर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा, और ये चला जाएगा साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। और आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो ये क्रेडिट साइड पे जाए, तो डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को और क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। हमेशा यही काम करें। मेरी बात समझ आई है? इसके अलावा एक और मेथड भी है हमारे पास इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए।
लेकिन वो उस टाइम पर है जब क्वेश्चन में कहा जाएगा या डाटा कुछ ऐसा होगा तब हम लोग करेंगे, अदरवाइज कोई 80% तक फर्स्ट मेथड ही बाय डिफॉल्ट। अगर आपसे पूछ लेता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आपने हमेशा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। ऑलराइट, लेकिन एक और मेथड भी है जिसमें हम लोग अपना एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट करते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने पास नहीं बनाते। अगर कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, तो फिर ये एक्सपेंस हम एसिड को चार्ज कर देते हैं। जो भी हमारा एसिड होगा जिस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, जर्नल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एसिड अकाउंट क्रेडिट। गॉट इट? अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूं कि आप लोगों ने अपने पास एसिड का अकाउंट बनाना है, एसिड के अकाउंट को बनाने के लिए ना आपके पास दो मेथड्स हैं कि एसिड अकाउंट एट कॉस्ट। तो आपने ये वाली एंट्री लिखनी है, इफ एसिड अकाउंट इज एट कॉस्ट। तो फिर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है, फिर आप एसिड अकाउंट को चार्ज नहीं कर सकते। गॉट इट? और अगर आप लोग एसिड अकाउंट एट डब्ल्यूडीवी मेंटेन कर रहे हैं, तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाओ, तो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज कर देना है टू एसिड अकाउंट। ये बात समझ आ गई? तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको बता देता है एसिड अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है। और अगर आपसे कहते हैं एसिड अकाउंट इज मेंटेन्ड एट डब्ल्यूडीवी, तो फिर वो आपको कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बताएगा, क्योंकि उसका तो अकाउंट ही नहीं है। और जब उसका अकाउंट नहीं है तो बताए क्यों? ओके, तो फिर आपने उस एक्सपेंस को चार्ज करना है टू एसिड अकाउंट। ये सेकंड प्रेफरेंस है। ऑल राइट, कोई डाउट? चलें, गुड। ये अपने पास सेकंड एंट्री लिख लीजिएगा, साथ में लिख लें इफ एसिड अकाउंट एट कॉस्ट एट डब्ल्यूडीवी, तो ये वाली एंट्री बनेगी। और इसके साथ लिख लें इस इफ एसिड अकाउंट एट कॉस्ट, तो फिर ये फर्स्ट वाली एंट्री है। एनी प्रॉब्लम? Depreciation is charged even if the asset is idle। मैंने आपको बता दिया एसी की एग्जांपल, गर्मियों में यूज कर रहे हैं, सर्दियों में बंद पड़ा हुआ है, आइडल रखा हुआ है हम लोगों ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मैं डेप्रिसिएशन फुल ईयर चार्ज करूंगा, मैं पार्ट ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करने वाला। तो कहता है आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अगर आपका एसिड आइडल रखा हुआ है एंड नॉट बीइंग यूज्ड, या ड्यू टू एनी रीजन हम उस एसिड को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इवन के एसिड अवेलेबल फॉर यूज है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, डेप्रिशिएट होगा। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट वन इज हाउएवर। इन द फॉल, जैसे ही अब ये हाउएवर आया ना, समझ ले यू टर्न ले गए, अपनी बात से मुकर गए हैं। जो बात अभी उसने बताई है ना, उससे अब वो मुकरने जा रहे हैं। क्या मतलब? एक्सेप्शन आ गई है इस रूल के अंदर। क्या एक्सेप्शन है? फॉलोइंग सिचुएशन डेप्रिसिएशन चार्ज में बी। अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ये थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, 2 to 3 मार्क्स, कि आप ऐसी सिचुएशंस बताएं जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 हो जाए। तो अभी मैंने आपके साथ इन डिटेल तमाम डिस्कशन कर दी। कौन कौन सा? लैंड, फुली डेप्रिशिएटेड एसिड्स, जो एसिड डिस्पोज हो जाए उसके ऊपर भी डेप्रिसिएट, या यूनिट प्रोडक्शन मेथड हो और किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन उस साल में नहीं है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज 0 होगा, अदरवाइज नहीं।
ओके, तो चार सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी हैं। तो यहां पर देखो, कहते हैं अंडर यूजेज मेथड। यूजेज मेथड से क्या मुराद है हमारे पास? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड को ही यूजेज मेथड कहा जाता है। ऑफ डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी व्हाइल देयर इज, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन क्या मजीद जरूरत नहीं रही। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं फ्री होल्ड लैंड has an unlimited useful life and therefore is not depreciated। लेकिन उसने देखा लैंड का वर्ड नहीं यूज किया, फ्री होल्ड लैंड। अब इससे क्या मुराद होता है? देखो भाई, एक तो है लैंड और दूसरी आ जाती है लैंड पर इंप्रूवमेंट्स। लैंड पर, जैसे जैसे इस पीस ऑफ लैंड के ऊपर हम लोगों ने बिल्डिंग बनाई, तो इस पीस ऑफ लैंड पर इंप्रूवमेंट हो गए, उसको चार चांद लग गए, इंप्रूवमेंट एप्रिशिएट होती है। अब उस लैंड के ऊपर आप रोड बना दो, रोड की लाइफ है, उसने एप्रिशिएट होना है। आपने किसी किस्म का कोई पार्किंग एरिया बना दिया, आपने किसी किस्म के चलने फिरने के लिए कोई जगह बना दी, आपने किसी किस्म की कोई बिल्डिंग उसके ऊपर बना दी, उन्होंने एप्रिशिएट हो जाना है। वो लैंड नहीं है, वो लैंड्स पर इंप्रूवमेंट्स हैं, वो डेप्रिशिएट होंगी। जैसे इन्होंने कहा हाउएवर। अच्छा, एक चीज फ्री होल्ड लैंड, दूसरा हमारे पास क्या आया है? अगर लीज्ड होल्ड लैंड है, क्वेश्चन में सिर्फ लैंड है ना, आप कभी नहीं डेप्रिशिएट करो। फ्री होल्ड लैंड है, आप डेप्रिशिएट नहीं करोगे। इवन कि ये बात आपके लेवल पे पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो लीज का टॉपिक है ना, ये हम लोगों ने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ना है। तो इसकी मजीद डिस्कशन भी वहां पर होनी है कि लीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस में होता है, किसी में डेप्रिशिएट नहीं होता। तो वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए आपने इतनी बात याद रख लेनी है, लीज होल्ड लैंड इज डेप्रिशिएटेड सिंस लीज टर्म इज, इवन के लैंड की यूजफुल लाइफ नहीं है, लेकिन वो कितने अरसे के लिए लीज पर है वो तो पता है ना, उतने अरसे के लिए आपने उसको डेप्रिशिएट कर। ऑल राइट, अभी हमारे लेवल पर नहीं है, तब मजीद इसको डिस्कस नहीं करने जा रहे। हाँ, थ्योरेटिकली या कोई एमसीक्यूज आए तो आपने ये बात जरूर याद रख लेनी है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली लैंड इंप्रूवमेंट्स। अब वो इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहा है, लैंड पर इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं? पार्किंग लॉट्स, किसी किस्म के साइड वॉक्स। आप देखें ना, जैसे कोई पार्क वगैरह है, उसकी साइड पर उन्होंने चलने फिरने के लिए ट्रैक सा बनाया हुआ होता है, उस ट्रैक की लाइफ होती है। फिर देखो, किसी किस्म की कोई लैंडस्केपिंग हो रही है, इसी तरह से एरिगेशन सिस्टम वगैरह आप लैंड के ऊपर बनाते हैं, इन सब की लाइफ है। तो ये जो लैंड इंप्रूवमेंट्स हैं, हैव अ एंड आर आल्सो, ये पॉइंट क्लियर हो गया है सब बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, depreciation will be when fully depreciated asset is, जैसे मैंने आपसे कहा कि एसिड की हम लोगों ने जो यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की वो 5 साल थी, लेकिन जरूरी नहीं है 5 साल के बाद आप उसको डेप्रिशिएट करो। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो अपने आप को फुली डेप्रिशिएट कर चुका है, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल खुद को डेप्रिशिएट कर चुका है, इससे ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। तो आप यूज करो, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसका 0 हो। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज व्हेन एक्सीड्स, अगर रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा हो जाए और कैरिंग अमाउंट कम आ जाए, डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करो। तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कहां तक हो सकती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट तक, कॉस्ट तक नहीं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। हाँ, रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो फिर कॉस्ट तक डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट इन केस ऑफ रेजिडुअल वैल्यू इज नील। एनी प्रॉब्लम? ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए सब बच्चों को? चलिए, नेक्स्ट थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसिड begins when asset is
क्या ये वो बातें नहीं है जो बार बार मैं आपके सामने रिपीट करता रहा? वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास। फिर देखो, व्हेन इट इज इन द, अब अवेलेबल फॉर यूज से क्या मुराद है? जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था, क्या था? व्हेन एसिड, when it is in the and necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। जब ऐसी सिचुएशन फुलफिल हो जाए तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। दिस मे बी, अब ये जो डेट है वो कहता है ये अर्लियर हो सकती है देन द डेट ऑफ इट्स एक्चुअल brought brought into यूज। जैसे मैंने आपसे कहा एसिड हमारा अवेलेबल फॉर यूज हो गया था 1 मार्च को, लेकिन हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 अप्रैल, तो उस एसिड को मार्च के लिए हम डेप्रिशिएट करेंगे। इवन कि हम खुद उसको कब जाके स्टार्ट करने लगे हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल, तो हम लोग अप्रैल का इंतजार नहीं करेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई? तो कहते हैं कि इस, ये जो कंडीशन है अवेलेबल फॉर यूज, ये डेट जल्दी हो सकती है उसकी एक्चुअल यूज से। बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसिड सीजेस, कि कब डेप्रिशिएट करना खत्म कर दो, स्टॉप कर दो। सीज करने का मतलब स्टॉप कर देना। कब एंड कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना? व्हेन एसिड इज, और भाई अगर एसिड ही नहीं रहा तो क्या मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 5 साल यूजफुल लाइफ है, 3rd ईयर के एंड पर एसिड को डिस्पोज कर दिया, क्या 4th और 5th ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? नहीं ना। इट मींस दैट मैंने 3rd ईयर के एंड पर उसकी डेप्रिसिएशन को सीज कर दिया है। डन। नेक्स्ट वन इज each part of an item of PP with a cost that is significant in relation to the of the item shall be depreciated। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ हमारे पास हमारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक यूनिट की फॉर्म में है, कि सारे मिलकर वो एक यूनिट बनाते हैं, वो एक पीपीई का पार्ट बनाते हैं। जैसा कि हवाई जहाज। अब अगर हवाई जहाज को देखो ना, उसमें बॉडी पार्ट्स अलग हैं, वो जो उसका ढांचा सा बना हुआ है, उसके इंजन की लाइफ कुछ और है, जबकि उसमें जो इंटीरियर वगैरह यूज किया गया है उसकी लाइफ कुछ और है। लेकिन क्या बगैर बॉडी पार्ट के हवाई जहाज चल पड़ेगा? इंजन के बगैर चल पड़ेगा? इंटीरियर के बगैर चल पड़ेगा? क्या आपको लगता है इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है? सिग्निफिकेंट से मुराद इंपॉर्टेंस रखना, जो आप इजीली जाके परचेज कर लो। क्या आपको नहीं लगता अच्छी खासी अमाउंट लगी होगी इन चीजों के ऊपर? तमाम पार्ट सिग्निफिकेंट हैं। अब ऐसा भी है कि इंजन की लाइफ कुछ और होती है, उसके अंदर इंटीरियर की लाइफ कुछ और है, और उसकी एक्सटर्नल बॉडी की लाइफ कुछ और है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने एरोप्लेन को जाके डेप्रिशिएट नहीं करना, आपने उसके तमाम तर पार्ट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट करना है, सेपरेटली डेप्रिशिएट करो। अगर तमाम पार्ट्स की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, तमाम की कॉस्ट का पता है आपको, हर अलग एसिड के पार्ट्स की यूजफुल लाइफ आपको मालूम है, तो आपने उसको एक यूनिट के तौर पे डेप्रिशिएट नहीं करना, आपने उसको उन यूनिट्स के पार्ट्स के तौर पे डेप्रिशिएट करना है। बात क्लियर हो गई? ऐसा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द एयर फ्रेम एंड ऑफ, कि आपके पास एक एयरक्राफ्ट है ना, आप एयरक्राफ्ट को डेप्रिशिएट ना करो, आप उसके इंजन को और एयर फ्रेम को अलग अलग डेप्रिशिएट। ऑल डन। अब आ गई हमारे पास एग्जांपल। जल्दी से जरा एग्जांपल नंबर 13 एंड 14 देखें और इनके सॉल्यूशन देखें कि आपको समझ आ गई ये वाले पॉइंट्स। जी, एग्जांपल नंबर 13, आप लोगों ने सिंपली क्या बताना था? ऑन प्रॉपर्टी यूजिंग द
अच्छा यहाँ पे क्या कहता है, ऑफिस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 5 मिलियन रुपीज थी, उसमें से लैंड 2 मिलियन की है, तो रिमेनिंग 3 मिलियन बिल्डिंग के हैं। फिर क्या कहता है, द बिल्डिंग हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ, तो डेप्रिशिएट बिल्डिंग ने होना है, लैंड ने नहीं होना। अब ऐसी सिचुएशन में आपने 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 नहीं करना, आपने करना 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 50। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ऑन प्रॉपर्टी। बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट वन इज, यहां पर ना डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आपको प्रोवाइड की गई। सबसे पहले आपने बताना है डेट फ्रॉम विच डेप्रिसिएशन शुड बी कमेंस्ड, मतलब स्टार्ट, कब से स्टार्ट करेंगे। फिर हमने बतानी है एक ऐसी डेट जब हम लोग डेप्रिसिएशन को सीज कर दें। अब क्या कहता है, बिल्डिंग कहते हैं कंप्लीट हुई थी ऑन 1 जुलाई 2008, कंप्लीट हो गई, तो अवेलेबल फॉर यूज भी हो गई। अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है ना, तो ये तो नहीं कहा कि हम लोगों ने इस दिन इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर कंप्लीट हो गई एंड ऑक्यूपाइड ऑन 1 सितंबर 2008। क्या बिल्डिंग ने आपको मना किया था कि 1 सितंबर 2008 से पहले अंदर ना आना? नहीं ना। तो फिर अवेलेबल फॉर यूज कब है, तो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करें, आप कब से यूज करते हो, हमें कोई फर्क नहीं है, आप ना करो, यूज खाली रहने दो, लेकिन डेप्रिशिएट हो। क्लियर। नेक्स्ट वन, द एंटिटी uses the building for long time, but then due to expansion in its building it decided on 1st July 2015 to shift to new rented premises। भाई आप ख्वाब चाहे जब देखो, जो मर्जी देखो, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मतलब ये आपने ख्वाब ही देखा ना, डिसाइड किया कि आप इसको, इन प्रेमिसेस को आप खुद न्यू रेंटेड प्रेमिसेस में शिफ्ट होने जा हुए तो नहीं ना। तो अभी तो जस्ट आपने सोचा है, तो ये वाली डेट हमारे लिए इररेलीवेंट है। एसिड एप्रिशिएट अभी होता रहेगा, क्यों, क्योंकि अभी आप इसको यूज कर रहे हो। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या कहता है, एंटिटी शिफ्टेड टू न्यू प्रोमिस ऑन, अब आपने उस बिल्डिंग को छोड़ दिया और खुद चले गए रेंटेड प्रेमिसेस के अंदर, और इस बिल्डिंग को आपने करना है सेल। क्या सेल हो गई है? सेल करना मतलब डिस्पोज करना, डी रिकॉग्नाइज करना। भाई अभी तो आप लोगों ने अवेलेबल फॉर सेल उसको लगाया है, आपने लोगों को बताया है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं इसको सेल करने में, लेकिन एसिड तो आपका ही है ना। जब एसिड आपका है तो डेप्रिशिएट भी आप ही करोगे, तो ये डेट भी इररेलीवेंट है, क्योंकि अभी जस्ट आपने उसको छोड़ा है, आपने डिस्पोज नहीं किया उसको। जबकि हमने क्या पढ़ा था, कब सीज करना है, व्हेन एसिड इज डी रिकॉग्नाइज्ड और डिस्पोज, और आप डिस्पोज कब कर रहे हो बिल्डिंग को, तो ये वो डेट है जब आपने एसिड की डेप्रिसिएशन को सीज करना है, ऑन 31 दिसंबर 2015। एनी प्रॉब्लम? ऑल क्लियर जी। नेक्स्ट वन इज, जब हम लोग एसिड को परचेज करते हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ परचेज सबसे पहला काम होता है उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करना। हमने कॉस्ट डिटरमिन कर ली, उसने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देने हैं, हमने उसको अपने पास रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसके बाद हम लोगों ने अपने कुछ एस्टिमेट्स बनाने होते हैं, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी आती हैं। वो क्या हो सकती हैं, एक ये पहले एस्टिमेट्स वगैरह देखो, पॉलिसीज बाद में देखते फिरेंगे। एस्टिमेट्स क्या, सबसे पहले ये देखो कि आप इस एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करो, मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या यूज करने जा रहे हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन थे, चारों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो। और फिर जब स्टार्ट में आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने इस मेथड को यूज करना है, अब आपको चेंज करने की इजाजत नहीं। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड में रिड्यूसिंग बैलेंस, थर्ड में यूनिट प्रोडक्शन मेथड, फोर्थ में सम ऑफ डिजिट मेथड। मजाक नहीं बना, कंसिस्टेंसी रखनी है कि जो रूल्स आपने बना लिए, कोशिश करें टिल डिस्पोजल,
आप उसको सेम रूल्स के मुताबिक लेके जाए। इसी तरह से आप लोगों ने उसकी यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट बनाना है कि हम इस एसिड को इतने अरसे तक इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ एक और एस्टिमेट आपने करना है उसकी रेजिडुअल वैल्यू। कब करना है? व्हेन एसिड इज परचेज। आपने इनके एस्टिमेट्स बनाए। इन एस्टिमेट्स को बेस बनाकर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड आप चार्ज करो। ऑल राइट, क्योंकि जब तक ये एस्टिमेट नहीं बनाओगे तब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट ईयर के लिए एसिड को डेप्रिशिएट कर दिया अपने इनिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक। सेकेंड ईयर में भी आपने उसको डेप्रिशिएट कर दिया अपने इनिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक। थर्ड ईयर के स्टार्ट में आपको ख्याल आया कि आपके एस्टिमेट तो गलत थे। तो एस्टिमेट से गलत होते हैं। आपने जैसे ही अपने एस्टिमेट्स को रिव्यू किया तो आपको पता चला कि एसिड की यूजफुल लाइफ हमसे गलत डिटरमिन हो गई। या थर्ड ईयर के स्टार्ट में आपने ये अज्यूम किया कि एसिड की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 3 इयर्स, लेकिन आपने एसिड की कंडीशन वगैरह को देखा और आपको पता चला कि नहीं भाई, ये 3 साल नहीं, ये अगले 5 साल मजीद चल सकता है। मेरी बात समझ आई है? अब आप एसिड को 3 साल के लिए डेप्रिशिएट ना करो, अब 5 साल के लिए करो। इसी तरह से आपने रेजिडुअल वैल्यू का एस्टिमेट बनाया हुआ था 10,000 रुपए का, कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एन एसेट एसेट इज डिस्पोज्ड एट ₹10,000। 2 साल गुजर गए, थर्ड ईयर के स्टार्ट में पहुंचे तो आपने सोचा कि नहीं, वो एस्टिमेट तो गलत था, चीजों में महंगाई आ गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, अब ये 10,000 का नहीं है, अब ये मुझे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 25,000 रुपए देके जाएगा। तो कहा गया एस्टिमेट को चेंज कर। ओके, न्यू एस्टिमेट के मुताबिक रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए न्यू एस्टिमेट अप्लाई कर, लेकिन इसका ताल्लुक जो पास्ट गुजर चुका, जो ईयर गुजर चुके, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मतलब आपने ये सोचा ना कि भाई ये 10,000 नहीं है, ये 25,000 है रेजिडुअल वैल्यू, और 2 साल डेप्रिशिएट कर चुके थे, उन 2 इयर्स को नहीं छेड़ना। अब आपने सिर्फ फ्यूचर के बारे में देखना है, और फ्यूचर में फुल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड नहीं उठानी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड या रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड, वो आप लोगों ने देखना है। इवन के अगर आपको ये लगता है कि जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो इस एसिड के लिए सूटेबल नहीं है, आप अपने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर सकते हैं। कि आपको स्टार्ट में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड रखा, आपकी ये अजम्पशन थी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल इक्वल होंगे, लेकिन आपको पता चला कि नहीं, ये तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हैं, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आ जाओ, और वाइस वर्सा। अब इस टॉपिक का नाम होता है चेंज इन एस्टिमेट्स। वैसे अलाउ नहीं होते, मतलब स्टैंडर्ड ने इस चीज से मना किया है। उसने कहा है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन साथ साथ उसने ये कहा है कि अपने एस्टिमेट्स को रिव्यू जरूर करते रहना, और अगर एस्टिमेट्स के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट का चेंज नजर आए तो अकाउंट फॉर कर देना। मींस दैट अगर आपको लगा है ना कि भाई 5 साल यूजफुल लाइफ है, अब ये 5.5 है, तो स्टैंडर्ड कहता है कोई बात नहीं, रहने दो, ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था। आपको लगा कि ये इससे पहले जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10,000 है, लेकिन अब आपको लगा वो 10,250 रुपए है, भाई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 10,000 ही रहने दो। क्यों? सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेकिन जब पहले 10,000 था और अब आपको लगा 15,000 है, सिग्निफिकेंट चेंज है। पहले यूजफुल लाइफ आपको लगी 5 साल और अब लगता है 7 साल है, सिग्निफिकेंट चेंज है। अब आप लोग इसको अकाउंट फॉर कर सकते। मेरी बात समझ आ गई? कौन कौन सी चीजें चेंज हो सकती हैं? डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, तीनों में चेंज आ सकता है। तीनों में से किसी दो में आ सकता है, तीनों में से किसी एक में आ सकता है। जो भी चेंज आए, इसको आगे सॉल्व करने का मेथड इक्वल है। क्या? डेट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या वर्ड बोला है मैंने?
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो उस दिन, जिस दिन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, आप अपने एसिड के WDV कैलकुलेट कर लो। अब ये अकाउंटिंग एस्टिमेट स्टार्ट ऑफ द पीरियड भी हो सकता है, एंड ऑफ द पीरियड भी हो सकते हैं, और इवन के अगर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स करे तो ड्यूरिंग द पीरियड भी हो सकता है। आपको इस बात से कोई गर्ज ना हो। आपने क्या देखना है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ आपका उस दिन एसिड की WDV फ्यूचर पीरियड्स के लिए कॉस्ट ऑफ द एसिड बन जाए। सिंपल सा रूल है, जिस दिन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है उस दिन एसिड की WDV फ्यूचर पीरियड्स के लिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए एसिड की कॉस्ट कंसीडर कर लेना, और उसके ऊपर ड्यू रिमेनिंग मतलब रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, न्यू रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू के मुताबिक और न्यू डेप्रिसिएशन मेथड के मुताबिक रिमेनिंग आप लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, और उस डेट से पहले पुराना एस्टिमेट ही चलेगा। बात समझ आ गई सब बच्चों को? जैसा कि अगर आप लोग यहां पर देखें एग्जांपल नंबर 15, क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी 2001 ईयर लिमिटेड परचेज एन एसिड फॉर रुपीज with and is intended to use for entity use is। अब ये इनिशियली उसने सब कुछ हमें बता दिया, फिर उसने क्या कहा, ऑन 1 जनवरी 2000, मतलब ईयर 1 गया, ईयर 2 गया, ईयर 3 में भाई साहब की आंख खुली, तो उसने देखा ईयर लिमिटेड reconsider the use of its depreciation method and concluded that the straight line method is not appropriate for this type of assets. Instead, 25% depreciation on is, तो देखो पहले 2 साल में सो रहा था, तो बाद में पता चला कि भाई नहीं ये तो गलत हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं आना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आना है, तो फर्स्ट 2 इयर्स को चेंज करने की इजाजत नहीं। ओके, फर्स्ट 2 इयर्स इनिशियल एस्टिमेट के मुताबिक रहेंगे। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, तो 10,000 माइनस 0 इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट 10,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000 रुपीज चार्ज कर दोगे। अब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी 1,000 ही आ जाएगा। आपको ये वाली बात समझ आ गई हो? कोई डाउट? थर्ड ईयर का स्टार्ट, तो मतलब थर्ड ईयर की जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, वो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं करनी, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10,000 पर अप्लाई नहीं करना, हम देखेंगे इसकी WDV। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,000। WDV कितनी है? 8,000। तो थर्ड ईयर के लिए 8,000 का 25%। और अगर आपने सपोज रेट खुद से फाइंड करना होता तो आप क्या करते? ये देखो 1 माइनस टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी, उसमें से 2 साल गुजर गए, रिमेनिंग कितनी है? तो 10th रूट नहीं लेना, 8th रूट ऑफ स्क्रैप। अब स्क्रैप वैल्यू उसने नील बताई, लेकिन अब हम कितनी कंसीडर करेंगे? डिवाइडेड बाय, मैं 10,000 नहीं करूंगा, 8,000 करूं। ये बात समझ आ गई? मे बी ये इसके इक्वल हो, चेक कर लो जरा। ये 67.48% मेरे पास आ रहा है। मतलब अगर मुझसे कहता ना कि सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर दो और रेट ना बताता, तो मैं 67.48% चार्ज करता, लेकिन उसने खुद बता दिया कि भाई वो ना चार्ज करो, कितना चार्ज करो, तो मैं उसकी बात को मानू कि मैं 25% के मुताबिक चलूंगा। बात के, लेकिन 25% किसका?
WDV, और वो कितनी है 8000 का 25% चार्ज करेंगे फॉर ईयर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 8 में से 2000 डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग यूजफुल WDV 6000। फोर्थ ईयर के लिए 6000 का 25% 1500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। बात समझ आ गई है सब? और अभी के लिए हम लोगों ने सिर्फ डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया। हम लोग यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू को भी रिव्यू कर सकते हैं, इनमें भी चेंज आ सकता है, लेकिन मेथड बिल्कुल, पॉलिसी बिल्कुल सेम है। कैसे? अब यहां पर देखिए, वाटर लिमिटेड है, अपना एसिड परचेज किया 12000 का, रेजिडुअल वैल्यू है 2000, यूजफुल लाइफ है, देन स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है हम लोगों ने। इन ईयर 2003, तो मतलब ईयर 1, जो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 12000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू फॉर ईयर 2 1000। जैसे ईयर 3 में गया, एसिड की WDV लेकर जाऊंगा, और वो कितनी है 10,000। 12,000 रुपए का एसिड है, 10,000 का नहीं है, 12,000 रुपए का एसिड है, 2,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, बाकी 10,000 उसकी WDV। लेकिन जैसे ही 2003 में गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है 8 ईयर्स। बाय रूल अगर देखूं तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ओरिजिनल बनती कितनी है 8 ईयर, लेकिन उसने क्या कहा कि हमने इसको जैसे ही एस्टिमेट किया, रिव्यू किया यूजफुल लाइफ को और रेजिडुअल वैल्यू को, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अब 8 साल नहीं है, 5 साल है। लेकिन ये 5 साल टोटल लाइफ नहीं है, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, और हमें भी यही चाहिए। डेट ऑफ चेंज ऑफ एस्टिमेट पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चाहिए, और वो अब कितनी है 5, मतलब मजीद मैं इसको 5 साल के लिए डेप्रिशिएट कर देता हूं। मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट, उसने कहा कि सिर्फ अब हमने यूजफुल लाइफ को ही नहीं चेंज किया, बल्कि हमने उसकी, अब देखिए ना, जो चीज आप 10 साल, चले हम कर लेते हैं इसको, 10 साल बाद सेल करो, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर उसी चीज को 7 साल बाद चेंज करो तो वैल्यू कुछ और नहीं होगी। तो उसने कहा कि इसकी रेजल्ट वैल्यू भी अब चेंज हो गई है, और अब वो 2000 नहीं है, अब वो कितनी है, लेकिन उसने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए खामोश है, तो मतलब वो चेंज नहीं हो। ऑलराइट, अब क्या करना है, थर्ड ईयर के लिए 10,000 डेप्रिशिएट होगा, 10,000 माइनस 3,000, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी 7,000 डिवाइडेड बाय, अब 10 या 8 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 5, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन था, तो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स 1400 ही चार्ज कर। बात क्लियर? अगले साल के लिए भी 1400। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोगों ने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट देख लिया, डेप्रिसिएशन के तमाम तर मेथड, डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करनी है, कब सीज करनी है। आई होप कि ये बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।